जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा ये 6 चैप्टर चल रहा है पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था में कल हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, यानी कि जो हमारे गांवों का शासन है वह किस प्रकार से लागू हुआ था, उसके बारे में कल हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया था कि प्राचीन भारत में जो ग्राम शब्द की उत्पत्ति है किस तरीके से हुई थी। फिर मध्यकालीन भारत में हमने मुगल साम्राज्य में देख लिया था, फिर ब्रिटिश काल में देख लिया था, फिर आज़ादी के बाद किस प्रकार से अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का जिक्र है उसके बारे में भी कल हमने विस्तार से देख लिया था। तो बंधु, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से आप समझते होंगे कि हमारा लोकल शासन, स्वशासन यानी कि खुद का शासन। जैसे जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं तो ग्राम पंचायत का ही एक प्रमुख यानी कि प्रधान या मुखिया वहाँ पर शासन का कार्य करता है। ठीक है ना? कोई केंद्रीय शक्ति नहीं बैठी है कि 800 किलोमीटर दूर से कोई उस पर शासन कर रहा हो, वहाँ पर नियम कानून लागू कर रहा हो। तो क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर किस प्रकार से शासन हो, वही पंचायती शासन का मुख्य उद्देश्य होता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब कि जो अपन का गांव है, जो गांव है वहां का व्यक्ति ही वहां के शासन का कार्य देखे, उसको बोलते हैं स्वशासन। ठीक है, आइए। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तात्पर्य स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा सुचारू रूप से स्थानीय शासन की व्यवस्था करना है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, का तात्पर्य क्या है, का मतलब क्या है? स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, यानी कि गांव की मैं बात कर रहा हूं, जो गांव के लोग हैं उनके भागीदारी से, उनके चयन से एक व्यक्ति का चुनाव होगा और वह कार्य देखेगा। यही स्थानीय स्वशासन का मेन कार्य होता है कि अपने आसपास के लोग मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव करें और वह व्यक्ति ही वहां के आसपास का शासन देखे। ठीक है। स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जो किसी क्षेत्र या गांव, कस्बों या शहर जैसे छोटे समुदाय के प्रशासन को देखती हैं। जो लोकल बॉडी होती है, एक तो प्रधान हो गया, ठीक है ना, और जो गांव स्तर पे लोकल बॉडी होती हैं, जो शासन की लोकल बॉडी होती हैं, जैसे कि ब्लॉक्स हो गए, ठीक है ना, वो सब क्या करते हैं कि जो गांव हो गया, कस्बा यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र, चाहे एक शहरी हो गया, वहाँ के प्रशासन का कार्य देखते हैं। जो लोकल बॉडी होती हैं वो गाँव या फिर छोटे एक समुदाय के प्रशासन का कार्य देखती हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन। नियोजन मतलब कि आपस में सुझाव, विकास और प्रशासन के लिए गठित स्थानीय निकायों को ग्रामीण स्थानीय निकाय या पंचायत कहा जाता है। तो दोस्तों, जो गांव में कुछ, यदि मैं बोलूं, कुछ जो जंगल के आसपास के क्षेत्र यानी कि काफ़ी ग्रामीण जो इलाका है, वहां पर छोटे छोटे गांव होते हैं। सपोज करिए कि 100 लोग, 50 लोगों का ही एक गांव हो जाता है, तो वहां पर 2-3 गाँवों को जोड़कर एक पंचायत बनाई जाती है और पंचायत में एक मुखिया होता है। ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन, स्थानीय भागीदारी, विकास और प्रशासन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए स्थानीय निकायों को ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायत कहा जाता है। जैसे कि 2-3 गांव आपस में मिल गए और वह इसलिए मिले हैं कि वहाँ का प्रशासन का कार्य, वहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से चल सकें, तो उस संयोजन को, उस मिलाव को क्या बोलते हैं? पंचायत कहा जाता है। ठीक है ना। पंचायत जो है वो प्रशासन की तीसरी इकाई है। हमारे देश में प्रशासन का कार्य एक तो केंद्र स्तर पे होता है, मोदी जी प्रधानमंत्री, और यदि एक अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो योगी आदित्यनाथ। और तीसरा क्या होता है? पंचायत स्तर पे। तो केंद्र, राज्य और पंचायत, 3 स्तर पे प्रशासन का कार्य भारतवर्ष में होता है। और जो पंचायत निकाय होता है वह सबसे छोटी इकाई होती है और यह गांव के स्तर पे होता है। इसको ही बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना। जबकि ऐसे स्थानीय निकाय जिन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन,
विकास और प्रशासन के लिए गठित किया जाता है उनको शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका कहा जाता है। देखिए, जो गांव के लोग आपस में मिलके एक समूह का निर्माण करते हैं उसको हम पंचायत कहते हैं, और जब शहर के लोग आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, किस लिए करते हैं कि वहां का प्रशासन अच्छे से चल सके, उसको क्या बोलते हैं, नगर पालिका। आप लोगों ने सुना होगा गांव में पंचायत का चुनाव है और शहर में नगर पालिका का चुनाव है, ठीक है ना। गांव में वार्ड होते हैं गांव में क्या होते हैं, वहाँ पे प्रधान होते हैं, और यहाँ पर नगर पालिका में वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब गांव आपस में मिलते हैं तो उसको पंचायत कहते हैं, और जब शहर आपस में मिलते हैं तो उसको नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। और यह दोनों ही स्थानीय स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय शासन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सेकेंड पार्ट में आइटम 5 के रूप में एक राज्य विषय है। मैं आपको समझा देता हूं, सूची सेकेंड तक याद रखिए, आइटम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में सूची बनाई गई है भारतीय संविधान में। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इस सूची के बारे में बताऊंगा। बस आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान रख दीजिए कि स्थानीय शासन की बात, कि हमारे देश में गाँवों को और शहरों को कैसे एकत्र करके पंचायत और नगर पालिका में परिवर्तित किया जाएगा और किस प्रकार से वहाँ पर शासन का कार्य होगा, उसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची, ध्यान रखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो आंसर क्या होगा, 7वीं अनुसूची। भाग कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है ना, के रूप में एक राज्य विषय है। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर राज्य विषय का मतलब क्या है। विषय तो ठीक है कि यह संविधान की 7वीं अनुसूची की सेकेंड भाग का विषय है, लेकिन यहाँ पर एक राज्य शब्द जोड़ा गया है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि राज्य का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। इन तीनों का मतलब और अर्थ समझते हैं। बंधु यहाँ पर ध्यान से देखिए कि राज्य का मतलब होता है कि इस विषय में कानून बनाने का, कोई भी नियम बनाने का जो कार्य है वह सिर्फ राज्य के पास है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि विधायकगण। अभी उत्तर प्रदेश में विधायकी का चुनाव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ उनके पास ही अधिकार होता है कि राज्य सूची के विषय में वह कोई नियम कानून बना सकते हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन है वह राज्य का विषय है, ठीक है ना। यदि कोई स्थानीय स्वशासन में कोई परिवर्तन करना हो, इलेक्शन के विषय में कुछ हस्तक्षेप करना हो, तो वह मोदी जी नहीं कर पाएंगे। यह केंद्र की बात नहीं है, यह सूची राज्य का विषय है, ठीक है ना। और केंद्र का विषय होता है तो सिर्फ केंद्र ही उस पर नियम कानून बना सकता, और राज्य का विषय है तो सिर्फ राज्य ही नियम कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची का जो विषय होता है उस पर या तो केंद्र या तो राज्य, दोनों ही नियम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और होना चाहिए कि जैसे समवर्ती सूची का कोई विषय है उस पर केंद्र ने नियम बना दिया और राज्य कुछ अलग नियम बना दिया, यानी कि दोनों ने अलग अलग नियम बना दिए, तो उस विषय में केंद्र का नियम वहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना। राज्य का नियम अप्रभावी हो जाएगा, यानी कि केंद्र वहाँ पर सर्वोच्च हो जाएगा समवर्ती विषय में, ठीक है। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो राज्य में कौन कौन से विषय आते हैं, केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, और समवर्ती यानी कि दोनों सूचियों में कौन कौन से विषय आते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको यही जानना है कि स्थानीय स्वशासन की जो घटना है वह संविधान की 7वीं अनुसूची के भाग 2 में है, और यह राज्य का विषय है, यानी कि इस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी स्थानीय निकायों को सत्ता के विचलन के लिए मूल सिद्धांत को बताता है। जो भारत का संविधान है आर्टिकल 243, यह स्थानीय निकायों को, यह जो हमारी पंचायत स्तर का चुनाव होता है, नगर पालिका स्तर का जो हमारा इलेक्शन होता है, उसके विचलन, उसके कार्य करने के मूल सिद्धांतों को बताता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक, अब बात करते हैं कि पंचायतें होनी चाहिए, ग्राम प्रधान होने चाहिए, नगर पालिका का चुनाव होना चाहिए। यह सबसे पहले कौन इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया,
पहले क्या होता था कि राजा होते थे और उनके मंत्रीगण अपना कार्य करते थे। कोई लोकल स्तर पे कोई नेता नहीं होता था कि भैया इस 5 गांव के नेता तुम हो, इस 5 गांव के शासन का कार्य तुम देखो, ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था कौन लेके आया कि गांव के स्तर पर भी प्रधान होने चाहिए और गांव के स्तर पे जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, वह गांव के स्तर पे शासन का कार्य देखेंगे। ठीक है ना, यह सबसे पहले कौन लेके आया, मोटा मोटी इसको समझते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय मतलब कि लोकल, स्वशासन मतलब खुद का शासन, ठीक है ना, का जनक लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 को माना जाता है। यह ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। मैं आपको बड़ा ही स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि लॉर्ड रिपन एक ऐसे वायसराय हुए, एक ऐसे गवर्नर हुए कि लोग बोलते हैं कि इनका जो दिल था वो भारत के लिए धड़कता था। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए कि जो कि और अंग्रेजों की दृष्टि से काफ़ी अच्छे थे। ठीक है ना, तो लॉर्ड रिपन जो थे वो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो थे वह स्थानीय स्वशासन पे उनका इतना विश्वास था कि उनका मानना था कि भारत में ना कोई केंद्रीय शक्ति होनी चाहिए, ना कोई राज्य की शक्ति होनी चाहिए, बल्कि सारी शक्ति पंचायतों को दे दो। यह महात्मा गांधी जी का थॉट था। बट नेहरू जी से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा बदल के महात्मा गांधी के विचारों को भी संविधान में डाला गया कि केंद्र भी होगा और पंचायतें भी होंगे। लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि केंद्र वेंद्र को क्या है कि हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, सारी शक्ति पंचायतों को दे दो, इससे हमारे गांव का विकास होगा। जब हमारे गांव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। महात्मा गांधी जी की ऐसी सोच थी। ठीक है ना, अब देखो, अब कौन गलत था कौन सही था मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसका एनालिसिस करिए। बट क्या था, क्योंकि मैं आज पंचायत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो किसके क्या थॉट थे वो थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप लोग को और इंटरेस्ट आएगा। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। इनका जो समय काल भारत में रहा है 1880 से 1884, यानी कि 4 साल तक भारत के गवर्नर जनरल है। स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए, यानी कि एक स्थानीय जो बॉडी थी, जो गांव के स्तर पे संस्थान थी, उसको कार्य करने, उसको आज़ादी मिली कि तुम खुद से कार्य कर सकते हो, तथा आय के साधन दिए गए और उसको ऐसी सुविधाएं दी गई कि तुम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब कोई संस्था कार्य करेगी तो फोकट में तो करेगी नहीं, पैसा चाहिए। तो लॉर्ड रिपन ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि स्थानीय बोर्ड को, जो गांव के स्तर पे लोग थे, जो मुखिया टाइप के थे आदमी, उनको कार्य करने और कार्य करने के लिए इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने के लिए या फिर पैसा वसूलने के साधन भी दिए गए। यानी कि स्पष्ट तरीके से पंचायत स्तर का जो स्वशासन के जनक है वो लॉर्ड रिपन। यानी कि पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई कि स्थानीय बोर्ड को कार्य करने और पैसे कमाने का जरिया प्राप्त हुआ। जिला बोर्ड का गठन किया गया, पंचायत के बाद जिला ही आता है। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई। सरकारी हस्तक्षेप, जो मुख्य सरकार है, जो केंद्र में गवर्नमेंट है, की अनुमति कार्यों की समीक्षा, यानी कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, या पंचायत पे छोड़ दो, लेकिन पंचायत ने सही से काम किया कि नहीं किया, बस इसकी ही समीक्षा करना सरकार का काम है। ठीक है ना, इस तरीके की छूट मिली। बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को अपने विकास कार्य की अनुमति दे दी गई। देखिए, सन 1919 यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसके बारे में यदि आपको बताऊं तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, तो भारत के काफ़ी सैनिक अंग्रेजों की हेल्प किए थे उनको जीतने के लिए प्रथम विश्व युद्ध। और महात्मा गांधी ने स्वयं आह्वान किया था कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए उनके प्रथम विश्व युद्ध को जीतने के लिए। महात्मा गांधी ऐसा इसलिए बोल रहे थे, यदि हम अंग्रेजों की सहायता कर दिए तो अंग्रेज हमें कुछ रियायतें दे देंगे, हमारे देशवासी हैं उनको कुछ छूट दे देंगे। ठीक है ना, और ऐसा हुआ भी। सन 1919 में अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ी सी छूट दी कि आप लोग भी शासन में आकर कार्य करिए।
तो जब 1919 में अंग्रेजों ने भारतीयों को कार्य करने के लिए छूट दिया तो उस समय भी पंचायतों का जिक्र किया कि पंचायत स्तर पे एक बॉडी होगी जो कि कार्य करेगी। तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उन संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। 1935 में एक संविधान टाइप का दस्तावेज बना था, ठीक है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना तो 1935 से भी काफ़ी आर्टिकल्स उसमें जोड़े गए, यानी कि 1935 में पहली बार अपने देश का संविधान एक बनाया गया था, एक खाका बनाया गया था, ठीक है। तो जब 1935 में पहली बार देश का संविधान बनाया गया भारतीयों के द्वारा, तो उसमें भी लोकल बॉडी, स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ। ऐसा हम मान सकते हैं कि भारतीयों के दिमाग में स्थानीय स्वशासन की बात पहले से थी, लेकिन 1880 से 84 में लॉर्ड रिपन ने पहली बार स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी और उसके लिए थोड़ी सी छूट दी और इनकम करने के भी सोर्सेस दिए, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि। अभी तक तो हमने अंग्रेजों के टाइम में देखा, अभी तक जो हमने समय देखा वह 1880 से 84 के बीच का समय देखा, फिर इसके बाद 1919 का, फिर उसके बाद 1935 का समय देखा। अब हम देख रहे हैं आज़ादी मिलने के बाद। अब आज़ादी मिलने के बाद जब भारतीयों का अपने भारत पर शासन हुआ तब स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका रही उसके बारे में देखते हैं। गांधी जी ग्राम स्वराज के पक्ष में थे। मैं भी थोड़ी देर पहले इसी बात का जिक्र कर रहा था कि गांधी जी ग्राम स्वराज के पक्ष में थे कि सारी शक्ति गांव को उठा के दे दो। अतः संविधान सभा ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों का इनका गठन करने की शक्ति प्रदान कर दी। मैं आपको बोला था ना कि ग्राम स्वराज के पक्षधर गांधी जी थे, लेकिन नेहरू जी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसलिए तुरंत, मतलब कि मौलिक अधिकार में, देखिए मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है कि वह लोगों को मिलना ही चाहिए, लेकिन नीति निदेशक तत्व वह अधिकार होते हैं कि सरकार जब चाहेगी तब देगी। यानी कि उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा पाएंगे कि सर ये तो मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, किसी व्यक्ति के यदि समानता के अधिकार का हनन हो रहा है तो वह डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जिन विषयों को नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है उसके लिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सरकार जब चाहेगी तब उस पर नियम बनाएगी। तो जो यह स्थानीय स्वशासन की बात है, यह नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया कि राज्य जब चाहेगा तब इसके ऊपर नियम बनाएगा, और यह बात आर्टिकल 40 में सम्मिलित की गई, ठीक है। संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना तो पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी स्थानीय स्वशासन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हमारा जो गांव है उतना डेवलप नहीं है कि वह शासन का कार्यभार कर लेगा, वहाँ पर जाति धर्म क्षेत्रवादिता काफ़ी अधिक है, तो इसलिए स्थानीय स्वशासन जो है अभी देना उसके पक्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो यह अधिकार नहीं मिला, लेकिन बाद में इसे मान्यता मिल गई, ठीक है। परंतु गांधी जी के दबाव के परिणाम स्वरूप इसे संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल कर लिया गया कि भविष्य में जब गांव हमारे थोड़े मजबूत होंगे तब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कर दी जाएगी। किसके दबाव में? महात्मा गांधी जी के दबाव में, ठीक है। अब बात करते हैं औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। आज़ादी के बाद भले से पंचायती स्तर का जो इलेक्शन था, जो शासन था, स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए प्रयास स्टार्ट हो गए थे। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है कि केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन कर दिया गया था कि नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 40 में जो बातें शामिल हैं उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि गांधी जी के सपनों का जो भारत था, जो ग्राम स्वराज की बात थी, कैसे वह सिद्ध होगी। सुरेंद्र कुमार डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1952, देखिए गांधी जी का जो दिल था ना वह गाँव के लिए धड़कता था, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती
1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता की सहभागिता के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्यों असफल रहा। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं। जनता अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है। जब वहाँ का जो मुखिया होगा उनके गांव के आसपास का ही होगा तो अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं। कार्यों के बंटवारे से केंद्र और राज्य स्तर की सरकारों का बोझ कम होगा। जब पंचायती स्तर पे कुछ कार्य दे दिए जाएंगे कि तुम अपने गांव का डेवलपमेंट इस तरीके से करो, तो केंद्र और राज्य का जो बोझ है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। राजनीतिक चेतना का विकास होगा। जब गांव का व्यक्ति ही गांव का मुखिया बनेगा तो लोगों में भी पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण से जन कल्याणकारी कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थान के बारे में। भारत में पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली, यानी कि पंचायती राज संस्थान जो है यह पंचायत का जो सिस्टम है उसका ही एक शाखा है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंप दिया गया। देखिए, पंडित नेहरू जो थे वह 1959 में राजस्थान के नागौर से इस तरीके की व्यवस्था कर चुके थे। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। लेकिन संवैधानिक अधिकार, जैसा मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में यह संविधान का अंग नहीं था, यह आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई। अब जो पंचायत स्तर का इलेक्शन होगा, जो पंचायत स्तर का शासन होगा, यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है ना। और उनको गांव के जो हमारे देश भारत के ग्रामीण विकास का कार्य उनको सौंप दिया गया कि गांव का विकास आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और आगे देखते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज को 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रदान करना था, जिसमें शामिल है ग्राम स्तरीय पंचायत, खंड ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। देखिए, पंचायत 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है कि जो गांव के स्तर पर इलेक्शन होता है, यानी कि प्रधानी और मुखिया का चुनाव। एक होता है खंड ब्लॉक स्तरीय पंचायत, जहां पर ब्लॉक प्रमुख का चयन होता है और जिला पंचायत सदस्य का चयन होता है। एक होता है जिला पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद होता है। यानी कि जो पंचायतें हैं यह भी अपने आप में 3 रूप में होती हैं। एक गांव का मुखिया या प्रधान, एक होता है ब्लॉक प्रमुख और तीसरा होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है ना। अब कुछ डेटा है जो कि हमारे देश में कितने लोग कितनी संख्या में जीत के आते हैं, इलेक्ट होते हैं, उसके बारे में। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जो पंचायत स्तर है वह भी 3 स्तर पे होता है। एक गांव के स्तर पे, एक ब्लॉक के स्तर पे और एक जिले के स्तर पे। वर्तमान में हमारे देश में 2,51,00,000 पंचायतें हैं, जिनमें 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है ना। इतनी पंचायतें हैं जो कि ब्लॉक और एक गाँव स्तर पे, और 589 जिला पंचायतें शामिल हैं जो कि जिला स्तर पे होती हैं। देश में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, जब संविधान में संशोधन हुआ और इसको संवैधानिक दायरे में रख दिया गया। तब से ऐसा मानते हैं कि देश में पंचायती राज की स्थापना हुई। यह समय क्या था? 24 अप्रैल 1992। दोस्तों, यह प्रश्न आपसे पूछता है कि देश में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल 1992। ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने ग्राम पंचायत, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ग्राम समाज एवं विकास का पंचायती राज व्यवस्था का 2nd लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, अब आपके यूपी लेखपाल का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। लगभग 50 से 55 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। तो अभी भी जो हमारे दोस्त रंगाइन एकेडमी को फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, सारा सिलेबस यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्लीज़ जाके रंगाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। और ये सारे PDF जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब आपको फ्री ऑफ कास्ट हमारे रंगाइन एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।